अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर। फाइनली पीपीएससी ने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की सुन ली। पूरे 7 माह के बाद एक कंप्यूटर साइंस का रिटन टेस्ट जो है वो कल मुनक्किद हो गया है। लास्ट टाइम जब हमने पीपीएससी के थ्रू कोई सीएसआईटी पोस्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था तो डेट थी 12 अप्रैल 2025, यानी कि आज से पूरा 7 माह और 3 दिन पहले की बात है। और फाइनली कल यानी कि 15 नवंबर 2025 को पीपीएससी ने एक और कंप्यूटर साइंस और आईटी का पेपर जो है वो मुनक्किद करवाया है। पोस्ट का नाम था जनाब नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर BS16। डिपार्टमेंट है जनाब पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट। साथ ये ओपन मेरिट की सीट्स थी। दोपहर 2 बजे इसका पेपर हुआ है और थैंक्स टू आवर कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी हमने इसके विद इन जब जैसे बाहर ख़त्म करके निकला तो तकरीबन 70 के क्वेश्चन तो मुझे वैसे ही याद थे। मैंने फ़ौरन से वो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिए थे और बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और इस वक्त जो है हम इसके 93 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 कलेक्ट करने में और कंपाइल करने में कामयाब हो गए हैं। तो ये वीडियो आज उसी सिलसिले में है। तो उनका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह का पेपर था और किस MCQs ने हमें ज़्यादा परेशान किया। उसके अलावा ये है कि इस पेपर से हमें एक और बात देखने को मिली है कि पीपीएससी ने थोड़ा सा अपना पैटर्न को चेंज किया है। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन और बूलियन अलजबरा में से काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए थे। इसी तरह कंप्यूटर विजन में से भी कुछ क्वेश्चन मुसलसल आ रहे हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर विजन के सब्जेक्ट्स को भी जिन बंदों के पास टाइम है, जिनको बाकी सब्जेक्ट्स तैयार हैं, देखना चाहिए। एटलीस्ट डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन को तो अब हर बंदा लाजमी कंसल्ट करे क्योंकि उसमें से क्वेश्चन काफ़ी अर्से से आना शुरू हो गए। तो ये जिस पोस्ट का पोस्टमार्टम है तो देखते हैं जी, शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन था जनाब, अब ये ज़ाहिर तरतीब में तो नहीं होंगे, जिस तरह से मुझे याद आते रहेंगे मैं वैसे वैसे इसको कंपाइल करता आया। और इसमें एक और बात थी कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए थे। एक ये था कि कितने नैंड गेट ज़रूरत हैं एक एक्सक्लूसिव आर गेट को बनाने के लिए। तो ये 2 दफ़ा था, पहले मैंने इसको 1 दफ़ा लिखा था, मैंने इसको 2 दफ़ा इंक्लूड कर दिया है। और एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन था, वो भी आगे आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी, इफ़ A एंड B आर द इनपुट्स ऑफ अ हाफ एडर। अच्छा, इसमें कुछ इबारत में कंटेंट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आप लोगों को हद्दुल वसी कोशिश की गई है कि आपको उसका थीम जो है क्वेश्चन को समझा दिया जाए, क्योंकि एग्जैक्टली हमें याद रहना जो क्वेश्चन था वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन थीम हमें पता चल जाता है क्वेश्चन से कि ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जी, पहला क्वेश्चन ये था कि इफ़ A एंड B आर द इनपुट्स ऑफ अ हाफ एडर यानी कि डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन से पूछा गया था क्वेश्चन। तो सी आउट पूछा था यानी कि कैरी आउट। यहाँ पे अब मैं ग्रुप में देख रहा था कि कुछ बंदों ने इसको हाफ एडर का जो जनरल इक्वेशन है उसके थ्रू किया हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत है जी। वो इसने पूछा ही नहीं था कि एडिशन कैसे करनी है। उसने ये पूछा हुआ था कि सी आउट यानी कि कैरी आउट हाफ एडर में कैसे होता है या किस इक्वेशन के थ्रू होता है। तो इसका जो जवाब है A.B। हाफ एडर में कैरी आउट ऑपरेशन जो है वो इस इक्वेशन या इस स्टेटमेंट के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं, A.B, जबकि A और B उस एडर के इनपुट्स हैं। फिर एक क्वेश्चन था जी, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एक्सक्लूसिव आर। ग्रुप में सब बंदे लगे हुए थे जी, 2 हैं। तो इसका जवाब 2 नहीं है जनाब, आपको कम से कम 4 नैंड गेट की जरूरत होती है, तब जाके आप एक एक्सक्लूसिव आर गेट इंप्लीमेंट कर पाते हो। इसी तरह एक तीसरा क्वेश्चन था जनाब, आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दी गई थी और उनसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी कहने के कोड जो है वो करेक्ट है अगर आपने सी लैंग्वेज में अरे को डिक्लेयर करना हो। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। तो इनमें से सबसे पहले आपको पता है कि जब भी आप कोई डाटा टाइप वेरिएबल वगैरह या अरे वगैरह डिक्लेयर करने लगते हो तो सबसे पहले आप उसका डाटा टाइप मेंशन करते हो। तो ये इंटीजर उसकी डाटा टाइप है, अरे उसका नेम है, और फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में आपने अरे का साइज बताना होता है कि कितने एलिमेंट्स पे ये अरे मुश्तमिल होगी। तो ये जो पहली इसमें डेफिनेशंस है इंट अरे और आगे इसमें जो लेंथ बताई गई है 10, ये एक कंप्लीट डिक्लेरेशन है अरे की। फिर इसी तरह C++ से क्वेश्चन था, एक ऐसा पॉइंटर के बारे में पूछा गया था जिसको आप इनिशियलाइज नहीं करते। ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, अ पॉइंटर विच इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड इज कॉल्ड। पहले भी 3-4 दफ़ा आया हुआ है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो इसमें बाद बच्चे एम्प्टी पॉइंटर लगा के आते हैं या नल पॉइंटर। जो ऐसा पॉइंटर जिसको हम इनिशियलाइज नहीं करते तो वो नल नहीं होता, बल्कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि जब भी आप कोई पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हो और अभी आपके पास कोई एड्रेस नहीं है उसको साइन करने के लिए, तो आप उसमें नल से इनिशियलाइज करो। अदरवाइज उसमें एक गार्बेज वैल्यू हो जाती है और वो कुछ ऐसी मेमोरी को पॉइंट करने लगता है जो अभी हमारे किसी काम की नहीं होती। तो एक कंसेप्ट है, अगर आपने इसको अच्छी तरह समझना है तो आप ऊप के एक प्लेलिस्ट में जाके जो पॉइंटर्स वाला टॉपिक है उसमें समझ सकते हैं कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। तो इसका जवाब होता है जी डैंगलिंग पॉइंटर। रिपीटिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए जी,
एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि आपने C++ में एक ऑब्जेक्ट को पास किया है किसी फंक्शन को, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को पास किया है बाय रेफरेंस। अब आपको पता है कि किसी भी फंक्शन को कॉल करते वक्त वैल्यूज आप दो तरीके से पास कर सकते हो, इवन तीन तरीके से कर सकते हो, लेकिन हम इसको दो ही कंसिडर करते हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो जो पास बाय वैल्यू होती है उसमें आपको पता है कि जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वैल्यू को पास बाय वैल्यू कर रहे होते हो, तो फंक्शन की बॉडी के अंदर जाके, यानी कि जो उस फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है रैम के अंदर, वहां पे वो वेरिएबल नए सिरे से क्रिएट होता है। और इसी तरह बिल्कुल जब आप उस फंक्शन से रिटर्न कर रहे होते हो और उस वक्त उस फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है रैम से खत्म हो रहा होता है, तो वो वेरिएबल वहां से डिस्ट्रॉय भी होता है। लेकिन कहानी बिल्कुल बदल जाती है जब आप किसी भी वेरिएबल को पास बाय रेफरेंस एक फंक्शन को पास करते हो। उसमें यह होता है कि आपने एक नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करना होता, आप पहले से मौजूद वेरिएबल का रेफरेंस, यानी जिसको आप एलाइज भी बोलते हो, वो पास कर रहे होते हो। तो जस्ट ना तो नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है, और इसी तरह जब फंक्शन एंड होगा तो जब क्रिएट ही नहीं हुआ तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। सेम केस है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को भी आप पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस कर सकते हो। जब पास बाय वैल्यू करोगे तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, फंक्शन के अंदर जाके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसमें वहां अपने जो ऑब्जेक्ट से काम लेना है आप ले सकते हैं। उसके बाद जब आप उस फंक्शन से रिटर्न करोगे तो ऑब्जेक्ट उस वक्त डिस्ट्रॉय भी होगा वाया डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन कहानी बिल्कुल बदल जाती है जब आप इसी चीज को पास बाय रेफरेंस करते हो। आपने ऑब्जेक्ट को पास बाय रेफरेंस किया तो आपने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ही नहीं है, फंक्शन के अंदर जाके कंस्ट्रक्टर चलेगा ही नहीं, बस आपने उसका एड्रेस ही भेज दिया। बिल्कुल इसी तरह जब ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो जब उस आप फंक्शन से रिटर्न कर रहे होगे तो आपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय भी नहीं करना, तो डिस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये था कि डिस्ट्रक्टर को कॉल किया ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच टाइप ऑफ क्लास हैज ओनली वन यूनिक वैल्यू फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेम क्लास। ये आपको पता है कि एक स्टैटिक वेरिएबल हम क्लास में बना लेते हैं। उसमें ये होता है कि वो वेरिएबल जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उन सब के लिए उसकी वैल्यू सेम होती है, वो सारे उसके एक कॉपी शेयर कर रहे होते हैं। आपने चीज़ समझनी है तो आप ऊप के प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक वेरिएबल्स को समझ सकते हैं। तो इसका जवाब था जी स्टैटिक, सॉरी जी। फिर एक क्वेश्चन था जनाब, इफ अ मेंबर नीड्स टू हैव यूनिक वैल्यू फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास, डिक्लेयर द मेंबर एज। जी ये भी बिल्कुल इसी तरह दो क्वेश्चन थे स्टैटिक वेरिएबल के। तो उसमें यही पूछा गया था कि अगर आप चाह रहे हो कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू सबके लिए सेम हो तो आप क्या करोगे। तो बाज दोस्त बोल रहे थे ग्रुप में कि आप उसको ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे। नहीं, ग्लोबल वेरिएबल का ये कंसेप्ट नहीं है, आपको स्टैटिक वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा। शर्त ये है कि आप इनसाइड द क्लास बनाओगे। कुछ जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा लोकल वेरिएबल इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ये भी इसका जवाब ठीक नहीं है। इसका असल जवाब यही है कि आप स्टैटिक वेरिएबल को ही बनाओगे क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन था जी, बेस क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन नॉट पॉइंट टू अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ये हम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ते हैं कि एक बेस क्लास का पॉइंटर इतना केपेबल होता है कि वो बेस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस तो होल्ड कर ही सकता है, जाहिर सेम टाइप के हैं, लेकिन वो एक डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी होल्ड कर सकता है, बट नॉट वाइस वर्सा। यानी कि अगर एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डिराइव्ड क्लास के ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड कर सकता है, वो किसी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता या उसका एड्रेस होल्ड नहीं कर सकता। तो पहली बात उसने ये बताई है कि बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता, ये गलत है जनाब। दूसरा देखें जी, ड्राइव्ड क्लास पॉइंटर, तो दूसरा था जनाब ड्राइव्ड क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन नॉट पॉइंट टू अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट। यस, यही मैंने आपको बात बताई है कि ड्राइव्ड क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन था जी, अ ड्राइव्ड क्लास कैन नॉट हैव पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है जनाब। अ बेस क्लास कैन नॉट हैव पॉइंटर ऑब्जेक्ट, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। फिर देखेंगे एक क्वेश्चन था, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू अ मशीन लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है। ऐसे सॉफ्टवेयर को जो एक असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में बदलता है उसको असेंबलर बोलते हैं। फिर देखेंगे एक क्वेश्चन इस तरह से था, ए सिचुएशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर अ प्रोसेस स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम स्वैपिंग पेजेस। कि वो ज़्यादातर अपना काम क्या कर रहा है कि पेजेस को स्वैप कर रहा है, मेमोरी में लेके आ रहा है, मेमोरी से बाहर लेके जा रहा है, फिर लेके आ रहा है, फिर लेके जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो अपनी एग्जीक्यूशन है, कोई करने का काम है, फायदेमंद काम है, वो नहीं कर रहा। इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग के एग्जीक्यूटिंग नहीं कर रहा, ज़्यादा काम स्वैपिंग में खर्च कर रहा है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डेडलॉक नहीं जी, स्टारवेशन नहीं जी, ये भी समथिंग एल्स है। थ्रैशिंग, यस, ये
थ्रेशिंग की डेफिनेशन है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कंप्यूटर अपना ज़्यादातर काम स्वैपिंग में गुजार देता है, एक्चुअल कोई यूजफुल वर्क नहीं करता, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन था जनाब, व्हेन द सीपीयू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग वन प्रोसेस एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग अनदर, कि एक प्रोसेस पे कंप्यूटर काम कर रहा था, उसने उसको छोड़ के किसी दूसरे प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया है और बाद में पहले वाले को दोबारा से रिस्टोर कर लिया, यानी कि उस पर काम करना शुरू कर दिया है, इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? तो ये है जनाब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की डेफिनेशन। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोसेस को छोड़ के किसी दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करना। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था, जिसकी इबारत थोड़ी सी चेंज हो सकती है। इन आ सेगमेंटेड मेमोरी सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सेगमेंटेशन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक जो है वो लागू की गई है। सेगमेंट्स आर शेयर्ड बिटवीन प्रोसेस व्हेन, और आपने किसी एक सेगमेंट को मल्टीपल प्रोसेस के दरमियान शेयर करना है तो आप कैसे करोगे? ये क्वेश्चन है जनाब। ऑप्शन देखते हैं। ईच प्रोसेस हैज अ सेपरेट सेगमेंट नंबर फॉर द शेयर्ड सेगमेंट। वो कहता है कि लेट्स से एक सेगमेंट है जो जिसको 3 या 4 प्रोसेस ने शेयर करना है, तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि आप 4 के 4 प्रोसेस को उस सेगमेंट की एक एक कॉपी बना के दे दो, तो ये कोई यूजफुल अप्रोच नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जी, सेगमेंट साइजेस ऑफ द प्रोसेस आर आइडेंटिकल। आप उन प्रोसेस जिनको अपने वो शेयर करना है उनका सेगमेंट साइज एक जैसा रख दो, आइडेंटिकल रख दो, ये भी कोई लॉजिक नहीं बनती। तीसरा देखें जी, डिफरेंट प्रोसेस हैव एंट्रीज इन देयर सेगमेंट टेबल दैट पॉइंट टू द सेम फिजिकल मेमोरी लोकेशन। यस, ये इसका ऑप्शन बनता है कि मेमोरी में वो सेगमेंट एक ही जगह पे पड़ा होगा, लेकिन जिस भी प्रोसेस को चाहिए होगा वो अपने सेगमेंट टेबल में उस सेगमेंट को पॉइंट कर देगा। तो ये जनाब इसका सी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर वैलिड ओएस पैरामीटर पासिंग मेथड फॉर सिस्टम कॉल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स हैं उसमें भी अवेलेबल है कि इनमें से कौन सा है जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरामीटर पास कर सकते हो। तो जनाब आप रजिस्टर्स के थ्रू भी कर सकते हो, आप ब्लॉक बना के मेमोरी में भी कर सकते हो, और स्टैक के थ्रू भी कर सकते हो। एक ऑप्शन था इसमें ऑल ऑफ दीज, तो इसका जवाब है जनाब ऑल ऑफ दीज। फिर एक पूछा गया था जनाब, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज होते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच, टाइम शेयरिंग या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन इसके चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसका एक ऑप्शन था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और यही इसका जवाब था। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको नहीं पता तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करते हैं। लाइक मैं एक ओवन के एग्जांपल लेता हूँ, ओवन का एक ही काम है कि बस उसने हर दफ़ा वही काम करना है, तो ओवन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा उसको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। इस तरह एटीएम की आप एग्जांपल ले सकते हो, एयर कंडीशन की ले सकते हो, सारे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन था, द एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मेक्स यूज ऑफ खाली जगह टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। जब एक किसी चीज़ पे वो काम कर रहा होता है और कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं, इसको वो कहाँ स्टोर करता है? तो सारे बंदे बोल रहे हैं रजिस्टर में। नहीं जी, इसका जवाब रजिस्टर नहीं, इसका जवाब है एक्यूमुलेटर। इंटरमीडिएट रिजल्ट एएलयू जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ अरेज। इनमें से 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कहा गया था बताएं जी कौन सा ऑपरेशन है जिसमें आप अरे को यूज करोगे। बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट और अरे दोनों से पॉसिबल है, लेकिन उसमें कोई इतना ज़्यादा है नहीं कि आप बेस्ट तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सको। शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस ये क्यू में होता है, आपको पता ही होगा। कैशिंग क्योंकि हमने इसमें मोस्ट रिसेंट या कह लें कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो प्रोसेस रखने होते हैं, तो इसमें अरे कोई काम नहीं है। स्पेशल लोकेलिटी एक है फिनोमिना जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ऐसे पेजेस जो एक साथ यूज़ होते हैं उनको एक ही दफ़ा उठा के ले आता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई प्रोग्राम है जिसमें एक पेज में एक लूप का आधा कोड है और आधा कोड उस लूप का दूसरे पेज पे है, तो जब भी वो लूप चलेगी तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम के अंदर वो दोनों पेजेस इकट्ठे चाहिए होंगे। तो अब एक दो दफ़ा आप इसको रन करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, तो जैसे ही उसको पहला पेज मांगा जाता है तो वो अपने साथ दूसरा पेज भी लेके आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि फ़ौरन बाद मुझे दूसरा पेज भी चाहिए होगा। तो इस फिनोमिना को हम स्पेशल लोकेलिटी के नाम से जानते हैं। इस पर बहुत गहरा टॉपिक है, मजीद पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। स्पेशल लोकेलिटी को हम अरे में हमें पता है कि सारा डाटा इकट्ठा पड़ा होता है एक साथ, और इकट्ठा ज़रूरत है तो हम उसको लेके आएंगे, तो ये बेस्ट मिमिक्री करता है अरेज की, स्पेशल लोकेलिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था डेडलॉक अवॉइडेंस का, कि डेडलॉक अवॉइड को डेडलॉक को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। ऑप्शंस दिए गए थे। देयर मस्ट बी अ फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट। फिर था रिसोर्स एलोकेशन मस्ट बी डन ओनली वंस। नहीं जी। ऑल डेडलॉक प्रोसेस मस्ट बी अबॉर्टेड। नहीं जी। हमने अवॉइड करना है ये तो तब होता है जब हम ऑलरेडी डेडलॉक हो चुका है और हमने उससे निकलना हो रिकवरी में।
इन्वर्जन टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, ये भी सम कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है देयर मस्ट बी अ फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ आईओ यूनिट, 4 ऑप्शंस दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से इनपुट आउटपुट यूनिट का क्या काम है। तो एक काम ये है जी, डाटा को ट्रांसफर करना सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइस, यस ये है। कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यस ये भी है। बफरिंग डाटा टू हैंडल स्पीड डिफरेंस, यस यस ये भी है। ऑप्शंस में थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन ऑल ही था जवाब। अच्छा जी, फिर एक वीडियो कार्ड के बारे में पूछा गया था। इसके ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं इसको बता देता हूँ। एक ऑप्शन इसका ये था इस आंसर का कि आप वीडियो कार्ड वो डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर में हाई डेफिनेशन ऑडियो को जनरेट करता है। आप माइक के थ्रू कुछ चीज़ बोलते हो, वो ऑडियो में कन्वर्ट होती है फला। तो ये वीडियो कार्ड का काम नहीं है, ये ऑडियो कार्ड का काम है। दूसरा ऑप्शन इसका ये था कि वीडियो कार्ड वो डिवाइस है जो आपकी कंप्यूटर से जो आपकी आउटपुट है उसको वाया सम केबल्स मॉनिटर पे शो ट्रांसफ़र करता है ताकि आपको वो नज़र आ सके। तो यस, ये इसका बनता था कि वो डिवाइस जो आपकी आउटपुट को मॉनिटर पे शो वगैरह करवा रही है। तो ये, तो इसका जो था जनाब, इसका सी हमने इस हिसाब से बनाया। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्ट ये ऑप्शन ये नहीं थे, मुझे अब याद नहीं, मैंने आपको थीम बता दिया। लेकिन कुछ इसमें यह था कि मॉनिटर पे आपने कुछ चीज़ शो करवानी है वाया समथिंग केबल्स, तो वो उसका एग्जैक्ट आंसर था। जिन्होंने वो लगाया उसको करेक्ट आंसर करें। फिर इस तरह से था जी, एक ट्रेस राउट कमांड है जो पिंग वगैरह हम जब चेक करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। वो किस तरह से काम करती है? 4 ऑप्शन दिए गए थे जी। इसमें एक कहा गया था जी आपने टाइम टू लीव को डिक्रीमेंट करना है, एक में कहा गया था जी ICMP रीडायरेक्ट मैसेज, और एक और ऑप्शन था, खैर मुझे वो नहीं मिला तो मैंने एक अपनी तरफ से डाल दिया इसमें। तो लोगों ने इसका जवाब लगाया जी आल। तो मैंने इसको सर्च वगैरह किया है, तो मुझे जो इसका बेस्ट आंसर मिला है, मैंने भी खैर इसका आल ही लगाया था, लेकिन जो मुझे इसका बेस्ट आंसर मिला है चैट GPT और मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, तो वो इसने ये बताया हुआ है कि आप इस तरह से ट्रेस राउट कमांड को के ज़रिए से कनेक्टिविटी को चेक करते हो कि वो हर दफ़ा जैसे जैसे एक राउटर से गुजरती है तो TTL को डिक्रीमेंट करती जाती है। तो अगर आपको उसको कहीं पर बेस्ट और एग्जैक्ट आंसर मिला है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से इसका ये आंसर है। फिर एक आसान सा क्वेश्चन था, IPv6 जो IP एड्रेस है उसका लेंथ पूछी गई थी। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का, और मैक एड्रेस जो है वो 48 बिट का होता है। तो इसका जवाब था जनाब 128 बिट्स, और पोर्ट एड्रेस जो है वो 16 बिट्स की होती है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है जी, सेंडर की विंडो जो है वो आगे कब मूव करेगी, ये क्वेश्चन था। ट्रेल्स कहते हैं मूव करना, सेंडर विंडो को उसने नाम दिया होता विंडो बेस, और ट्रेल यानी कि आगे मूव करना। तो उसने पूछा हुआ था कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में सेंडर साइड की विंडो जो है वो आगे कब मूव करती है। हमें पता है कि वो तब आगे मूव करती है जब रिसीवर से उसको एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, और एक्नॉलेजमेंट हमेशा नेक्स्ट नंबर की होती है और मिनिमम नंबर होता है, यानी कि अगर उसने 1 2 3 4 रिसीव करना है तो वो पहले 1 की भेजेगा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, इस तरह करके। तो इसके भी एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन चाहिए थे, एक हाईएस्ट एक्नॉलेज नंबर था, एक मिनिमम एक्नॉलेज नंबर था और एक मैक्सिमम था। तो इसमें जो मिनिमम यानी कि लोएस्ट एक्नॉलेज नंबर वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था। फिर एक आसान सी डेफिनेशन थी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को का दूसरा नाम प्रोसेस है जी। अच्छा जी, फिर था जी हाँ, आउट गोइंग स्पेसिफिकली पूछा गया था, आउट गोइंग ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। देखिए जी, अगर आपने मेल सर्वर से जब कोई भी ईमेल अपने इनबॉक्स तक लेके आना होता है तब हम यूज़ करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है POP। लेकिन जब आपने एक ईमेल को अपने इनबॉक्स से या अपने क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजना हो, उसकी बात हो रही थी आउटगोइंग, तब हम यूज़ करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि SMTP। फिर देखें जी डोरा प्रोसेस, हमारा जो नोट्स हैं उसके जो नेटवर्किंग के जो लास्ट नोट्स चैप्टर है एप्लीकेशन लेयर, उसमें मैंने ये डोरा प्रोसेस बहुत कंप्रिहेंसिवली समझाया हुआ है कि किस तरह से होता है। तो इसका डोरा मैंने अपने नाम से रखा हुआ, कोई डोरा है नहीं, DORA है। तो ये है इसका जनाब, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। अगर आपको समझना है तो चैनल पे भी मौजूद है इसकी वीडियो एप्लीकेशन लेयर वाली टॉपिक पे, और नोट्स में मौजूद, आप इसको देख सकते हैं। फिर ये था जी कौन सी लेयर जो है OSI मॉडल की यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये जनाब एप्लीकेशन लेयर। फिर एक और आसान सा क्वेश्चन था, OSI मॉडल की कितनी लेयर्स हैं, तो आपको पता है कि ये 7 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था कि इनमें से कौन सी डिवाइस जो है वो केम टेबल को यूज़ करती है, CM टेबल यानी कि कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी को यूज़ करती है। मैंने ये खैर गलत लगाया, तो मैंने इसका लगाया था ब्रिज,
लेकिन मुझे जो इसका आंसर मिला है वो है स्विच। स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी यानी कि मैक एड्रेस कन्वर्जन को आप इसको समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में, ब्रिज भी खैर करती है लेकिन इन्होंने स्विच लगाया हुआ है इंटरनेट पे, तो मैक एड्रेस के थ्रू डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन समझ लें वो स्विच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से था जी, विच टाइप ऑफ राउटिंग इज ट्रांसपेरेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स। ट्रांसपेरेंसी इसमें समझ लें, ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि जब आपका पैकेट मुख्तलिफ राउटर से होता हुआ सेंडर से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, रिसीवर तक पहुंच रहा है, तो रिसीविंग नोड को ये नहीं पता होता कि आया ये सेंडर ने मुझे डायरेक्ट भेजा है या बीच में कुछ और भी राउटर कुछ और भी नोड्स इन्वॉल्व थी। अगर उसको नहीं पता तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट है, अगर उसको पता चल जाता है फिर हम इसको बोलते हैं कि ये इनडायरेक्ट राउटिंग के थ्रू आया है। तो इसी का पूछा गया था कि ट्रांसपेरेंट राउटिंग को हम क्या बोलते हैं, तो जनाब इसका जनाब है आंसर है प्रॉक्सी राउटिंग। नेक्स्ट देखें जी, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड बाय अलाइस एंड बॉब टू प्रिवेंट अ रीप्ले अटैक बाय एन इंट्रूडर लाइक ट्रूडी। इस तरह का आंसर था जी, एक बंदा है अलाइस और एक है जी बॉब, वो उन्होंने बचना है अपने रीप्ले अटैक से, तो इसमें वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे जी जनाब। तो खैर मैंने इसका लगाया जी हैशिंग, तो हैशिंग इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ कह लें कि इंटेग्रिटी के लिए यूज़ होती है। इसका जनाब ऑप्शन था जी ये नॉनसिस। नॉनसिस एक रैंडम नंबर को बोलते हैं, जब आप कोई पैकेट भेज रहे होते हो तो उस सेशन में लड़ से 10 सेकंड का या 10 मिनट का सेशन है, वो नंबर और किसी मैसेज या डाटा के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम एक रैंडम नंबर डाटा पैकेट के साथ अटैच करके भेजते हैं, उसको हम नॉनसिस बोलते हैं। तो उसके बाद अगर वही नंबर दोबारा से चला जाता है तो अगले बंदे को पता चल जाता है कि बीच में कोई रिप्ले अटैक हुआ है। तो ये ना नॉनसिस एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम रिप्ले अटैक से बच सकते हैं। फिर अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन 2 दफ़ा आया हुआ था, ये 4 नैंड गेट की ज़रूरत है एक्सक्लूसिव आर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर एक इस तरह से क्वेश्चन था जनाब, एक मैसेज है जिसको हमने नाम दिया था m और एक हैश फंक्शन है जिसका नाम है जी h और एक x डाइजेस्ट है। तो इसमें एक और ऑप्शन था 1 to many, खैर वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये अब मुझे बाद में याद आया, ऑप्शन 5 की जगह आप 1 to many समझ ले। खैर इसका करेक्ट आंसर ये था कि जब आप एक मैसेज को हैश फंक्शन में पास करते हो तब आपको डाइजेस्ट मिलता है और डाइजेस्ट आप उस ओरिजिनल मैसेज के साथ अटैच करते हो फिर उस मैसेज को भेजते हो। तो ये x असाइन या x इज इक्वल टू हैश ऑफ मैसेज m, ये इसका आंसर था। फिर एक आसान सा क्वेश्चन था जनाब, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर एक और एब्रिविएशन थी जनाब XML की, ये बनता है जनाब एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। फिर एक क्वेश्चन था जनाब कि इनमें से कौन सा XML के हिसाब से ट्रू है। XML में एक जनाब सिर्फ एक पेरेंट रेफरेंस होता है, एक चाइल्ड रेफरेंस हो सकता है और इसके टैग्स भी केस सेंसिटिव होते हैं। एक ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन था, तो मेरे हिसाब से इसका जवाब ऑल ऑफ दिस बनता है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था जी, 4-5 ऑप्शन दिए गए तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है। डायरेक्ट मेजरमेंट इनमें से लाइन ऑफ कोड भी डायरेक्ट मेजरमेंट है जनाब, कॉस्ट भी डायरेक्ट मेजरमेंट है, एफर्ट भी डायरेक्ट मेजरमेंट है, एफिशिएंसी किसी सॉफ्टवेयर की वो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, ये वो इन 3 बाकी चीज़ों से मेजर की जाती है, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ रिस्क इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है जो आप उसे रिस्क नहीं समझते। ऑप्शन थे जनाब स्पेसिफिकेशन डिलेज, प्रोडक्ट कंपटीशन, स्टाफ टर्नओवर और एक और ऑप्शन था, खैर ये 3 तो नहीं थे, जो चौथा ऑप्शन था टेस्टिंग था या कुछ और था, वही इसका जवाब था कि ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इसमें शामिल नहीं हम करते, बाकी करते हैं। अच्छा जी देखिए, फिर एक क्वेश्चन था, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से था कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में पहला स्टेप क्या होता है। जब आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हो उससे पहले आप क्या करते हो। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो तमाम के तमाम बंदे जो उस सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे डेवलपर है, चाहे प्रोग्रामर है, कोई भी है, सारे बंदे। लिस्टिंग आउट रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग या ऑल। तो इसमें जनाब था आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स, ये किसी भी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनाब, वंस प्रोजेक्ट प्लानिंग इज कंप्लीट। जब आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्यूमेंट्स देयर प्लान इन। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है अपनी डॉक्यूमेंट्स को किस में लिखता है। SRS डॉक्यूमेंट्स था जनाब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स से स्पेसिफिकेशन नहीं, इसमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लिखी जाती हैं। डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, इसमें डिज़ाइन होता है जी, एक्सेल शीट नहीं जी। तो एक बचा था SPMP सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट। तो जनाब ये इसका करेक्ट आंसर था। फिर कुछ इस तरह से क्वेश्चन था जनाब, द नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज विद 3 नोड्स विच व्हेन ट्रैवर्स्ड इन पोस्ट ऑर्डर गिव्स द सीक्वेंस ABC। कि एक आपने बाइनरी ट्री बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 नोड है, तो ऐसे कितने तरीकों से वो ट्री बनाया जा सकता है कि जब आप इसको ट्रैवर्स करो तो वो आपको
ट्रेवर्स करो पोस्ट ऑर्डर में तो आपको ये सीक्वेंस दे ए बी और सी। तो ये कैटलान नंबर है जी। अगर आप लोगों को नहीं पता कैटलान नंबर तो मैंने ये समझाया हुआ है अपने लेक्चर्स में, बाइनरी ट्री वाले में। इससे आप इजीली निकाल सकते हो। तो जनाब इसका ऑप्शन था 5 ऐसे तरीके हैं जिसमें से आप एक इस ट्री को बना सकते हो जो पोस्ट ऑर्डर से आपको ए बी सी इसकी जो है सॉरी ये ट्रेवर्सल देगा। फिर कुछ इस तरह से था, अब मुझे इसका एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि नंबर क्या थे, नोड्स क्या थी। कुछ नोड नंबर दिए गए थे जनाब इस तरह करके, और फिर पूछा गया था कि मिनिमम हाइट क्या होगी अगर हम इसका एक बाइनरी ट्री बनाएं तो इसमें आपको पता है कि सबसे पहले आप इसको लिखोगे ऑर्डर में, और फिर जो दरमियान वाला नंबर होगा उसको रूट लोगे और फिर उससे बाइनरी ट्री बनाओगे। इसके अलावा आप इसका सिंपल से भी कर सकते हो, इसको काउंट कर लो कितने नंबर है, 2 3 4 5 6 7 और log 2 के साथ इसका सोल्यूशन ले लो। log 2 ऑफ 7 तो ये तकरीबन बनता है जनाब 2 पॉइंट समथिंग। उसकी फ्लोर वैल्यू हम लेंगे तो 2 आएगा। अगर 7 नंबर थे तो इसका मिनिमम हाइट होगी 2, और अगर 8 नंबर है और 8 से लेके कुछ आगे तक log अब निकाल लोगे तो उसका आंसर होता था 3। तो इस केस में इसका आंसर 2 है। अगर उसके नोड्स 8 या से ज़्यादा थी तो फिर इसका आंसर होगा 3। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था, इन अ ट्री विद नोड्स ए बी सी एंड डी। एक ट्री है जिसमें ये 4 नोड्स हैं। फिर सिनेरियो इस तरह से दिया गया था कि ए और सी जो है वो आपस में सिबलिंग्स हैं, और फिर ये दिया गया था कि बी का जो पेरेंट है वो ए है, और फिर उसने पूछा गया था कि इसमें से बताएं जी लीफ नोड कौन सा है। तो इसको आप ड्रा कर लें सिंपल सा, तो आपको आंसर मिल जाना था, आपने सिर्फ ड्रा ही करना था। तो इसका ऑप्शन जनाब ये था कि एक तो हमें पता है कि सी इसमें लीफ आ रहा है और डी, तो सी और डी जो है इसका ये इसके लीफ नोड थे। अगर आपको नहीं आ रहा तो कमेंट में बताएं तो मैं इसको ग्रुप में समझा भी दूंगा। फिर एक क्वेश्चन था जनाब, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ क्विक सॉर्ट विच स्ट्रैटेजी इज जनरली यूज फॉर सेलेक्टिंग द पाइवट। हमें पता है कि क्विक सॉर्ट पे हम पाइवट लेते हैं, उसके इर्द गिर्द जो है फिर हम इसकी करते हैं। तो अगर हमने एक अच्छी क्विक सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो हम क्या करते हैं, तो इसका जनाब ये है कि आप एलिमेंट को जो पिवट एलिमेंट है उसको रैंडम चूज करो। ये इसका आंसर था। इन अ फुल बाइनरी ट्री इफ द नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड इज एक्स, ये एक फार्मूला है जनाब। अगर एक्सटर्नल नोड एक्स हो तो इंटरनल नोड्स एक्स माइनस 1 होंगे। एक्चुअली ये फार्मूला इस तरह से है कि अगर इंटरनल नोड जो है वो एक्स है तो एक्सटर्नल नोड एक्स प्लस 1 होती है। तो उससे ये चीज़ निकाली गई थी कि एक्सटर्नल नोड जो है वो किसी भी बाइनरी ट्री की, लेकिन फुल बाइनरी ट्री शर्त है एक्स है तो इंटरनल नोड उससे हमेशा एक कम होगी। तो एक्स माइनस 1 इसका करेक्ट आंसर था। फिर जनाब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, 36 आइडेंटिकल चेयर्स मस्ट बी अरेंज्ड इन अ रो विद द सेम नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। अच्छा, इसका मुझे 1 मिनट दे, मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा खैर हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन हुआ किस तरह से। उसने ये पूछा बताया था कि 36 टोटल चेयर्स हैं जनाब, आपने उनको इस तरह से अरेंज करना है कि कम से कम हर रो में कितने रोज में आपने पहले बताना था। फिर उसने ये बताया था कि हर रो में कम से कम 3 चेयर्स होने चाहिए और ज़्यादा की कोई शर्त नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ने ये बताया था कि कम से कम रोज भी 3 होने चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती कि आप एक ही रो में 36 डाल दें या 2 रोज में 18 डाल दें, इस तरह नहीं। तो ये उसने शर्त दी थी। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन हुआ किस तरह से। देखिए जी, बात करने का उसका मकसद ये था कि आपने इस तरह से करना है कि कम से कम 3 रोज़ बनानी है और हर रोज़ में कम से कम 3 चेयर्स होनी चाहिए। तो आपने सिंपल करना ये था कि आपने यहाँ पे बना लेने थे जी इसकी फैक्टराइजेशन। 3 से आप स्टार्ट लेंगे, ये पेंसिल की तरह जनाब ये रही। लेट्स से अगर मैं 3 चेयर्स रखूँ हर रो में तो 36 टोटल हैं, तो मेरे पास बनेगी जनाब 12 रोज़। अगर मैं 4 रखूँ जनाब तो फिर मेरे पास बनेगी जनाब 9 रोज़। अगर मैं 5 रखूँ नहीं बन सकती क्योंकि हमने सेम नंबर रखनी है। 6 में रखूँ तो यस फिर बन सकती हैं 36। अगर मैं 7 रखूँ फिर भी नहीं बन सकती। 8 रखूँ नहीं बन सकती। 9 में रखूँ तो 4 रोज़ में बन सकती हैं। 10 से नहीं बन सकती, 11 से नहीं, 12 से नहीं, यस 12 से बन सकती है। अगर मैं 12 रखूँ तो 3 रोज़। तो ये मैंने शर्त थी। तो देखिए कितने नंबर हैं जी, 1 2 3 4 और 5। तो 5 टोटल हमारे पास वेज बनते थे जिनसे हम इस तरतीब में चेयर्स को रख सकते थे। फिर देखें जी, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 36 टेक इंग्लिश एंड 32 टेक उर्दू। 36 स्टूडेंट्स ने जी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लिया है और 32 ने उर्दू। तो ऐसे कौन से बंदे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं? तो ये सिंपल सा पार्टिसिपेशन का या कहने के इंक्लूजन का रूल है। इसको भी हम देख लेते हैं जनाब। वो कुछ इस तरह से होता है कि आपने टोटल स्टूडेंट्स जो कि है 60, ये आपके इक्वल इस तरह से आने थे जनाब, जिन्होंने इंग्लिश ली है वो प्लस जिन्होंने उर्दू लिया है वो,
और जिन्होंने दोनों लिए, दोनों हमने क्योंकि फाइंड करने थे तो मैं इसको कहलाता हूँ ये एक्स है। तो ये जनाब 60 इज इक्वल टू 68 प्लस एक्स बन जाना था। ये रूल है, पार्टिसिपेशन रूल कहते हैं इसको या इंक्लूजन रूल कहते हैं। तो एक्स हमारे पास निकलाना था 68 माइनस 60 तो 8। तो इसका करेक्ट आंसर था जनाब 8। तो लें जी, इसका हम करेक्ट आंसर 8। फिर एक क्वेश्चन था जनाब, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर्स बी अरेंज फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एब्रप्टली। टोटल इसके जनाब हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स और 3 लेटर्स आपने अरेंज करने थे। तो सिंपल आपने इसमें कम्बिनेशन और जो है उसका फार्मूला लगाना था, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब खैर इसमें करके देखना पड़ेगा कि किस तरह से था, मैंने उस वक्त कर लिया था, मुझे इसका मोटा मोटा सा याद है। 336 का करेक्ट आंसर था, जिसने भी 336 लगाया उसका ऑप्शन ठीक है। अच्छा जी, फिर देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज। कंप्यूटर प्रोग्राम, तो जनाब इसका ऑप्शन था करेक्ट एल्गोरिथम। फिर एक क्वेश्चन जनाब, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स खाली जगह। तो आपको पता है कि सिर्फ कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ ही डाटा जाएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा, तो एक तरफ है तो सिंप्लेक्स। फिर था जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक डिवाइस। ब्लॉक डिवाइस वो होती हैं जो डाटा को ब्लॉक की सूरत में रीड या राइट करती हैं। और इसके अलावा एक कैरेक्टर डिवाइस होता है या बाइट बिट डिवाइस भी हम इसको बोलते हैं, जिसमें बिट बाय बिट या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा जाता है, जैसे कि कीबोर्ड वगैरह। तो इसमें से जनाब ना माउस है, ना प्रिंटर, ना टर्मिनल। यस, खैर मैंने इसका गलत लगाया था, मैं प्रिंटर को समझा था, लेकिन इसका असल जवाब है जनाब डिस्क। तो डिस्क इसमें से ब्लॉक ड्राइवर है। ब्लूटूथ एक एग्जाम्पल है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क की, ऐसा नेटवर्क जो 30 फीट या 10 मीटर के आसपास आपके हों। जैसा कि आपने अपने कंप्यूटर के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट किया, ब्लूटूथ के थ्रू आपने वायरलेस हैंड्स फ्री कनेक्ट किए, तो ये सारे पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन की एग्जाम्पल। फिर जनाब ये था कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स कंट्रीज आउट द होल वर्ल्ड। आपको पता है कि इसको वाइड एरिया नेटवर्क या वैन बोला जाता है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था, कोई बुलियन फंक्शन दिया गया था जनाब, ये भी बुलियन फंक्शन में था, एफ ऑफ एक्स वाई जी, और उसके बाद समेशन था और कुछ वैल्यूज़ थे। अब ये वैल्यूज़ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसमें से पूछा गया था कि आपने मिन टर्म दी गई थी और आपने मैक्स टर्म बतानी थी। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बनता है तो उसके हिसाब से इसका आंसर ये है जनाब। लेकिन अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन मुझे बता दें, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो मैं लिख दूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन कहाँ से आया था। अब क्योंकि इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता तो इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं इसको फिर इंक्लूड कर दूंगा अपनी इस फाइल में। देखिए जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर टेकन टुगेदर इन क्रोमेटेस्टी। ये एक फीचर है जनाब, या इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कलर की। तो ह्यू एंड सिचुएशन जो है, इसको अगर हम इकट्ठा कर लेते तो हम क्रोमेटेस्टी बन जाता है। फिर साथ ही हिस्टोग्राम को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम जनाब इन सॉफ्टनिंग द इमेज एक ऑप्शन था, शार्पनिंग द इमेज एक ऑप्शन था, रिड्यूसिंग नॉइज एक ऑप्शन था, इस तरह के एडजस्टिंग कॉन्ट्रास्ट था। तो कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए हम हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर विजन से एक क्वेश्चन है जनाब। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था, अ स्टूडेंट कैन चूज अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द 3 लिस्ट। के 3 लिस्ट हैं जी प्रोजेक्ट की, और उनमें से किसी एक लिस्ट में से एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट को चूज़ करना है। पहली लिस्ट में 23 प्रोजेक्ट हैं, दूसरी में 15 हैं जी, तीसरी में 19 हैं। तो बताएं जी टोटल कितने प्रोजेक्ट है जिसमें से वो चूज़ कर सकता है। तो सिंपल आपने इनको जमा करना था, ये बनता है जी 57। तो ये इसका आंसर था। फिर एक क्वेश्चन था जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रिस्टोर टू डेटाबेस टू द लास्ट कमिटेड स्टेट। इसमें कुछ लोगों ने गलती की है कि उन्होंने ए और बी को लगा दिया है। सेव पॉइंट कमांड जो है ये कतन ये नहीं करती। सेव पॉइंट आपके डेटाबेस में एक पॉइंट बनाती है जहाँ से फिर आप जो है ना रोल बैक कर सकते हो, करवाती नहीं है। तो वो उसने कहा था कि रिस्टोर करवाना है, रिस्टोर करवाती है जनाब आपका रोल बैक कमांड। तो ये इसका जो आंसर था बी, ना तो सेव पॉइंट था ना ही कमिट था। फिर एक ऑप्शन क्वेश्चन था जनाब कि ओरेकल रिकमेंड्स क्रिएटिंग इंडेक्सेस व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज अप्रॉक्सीमेटली। जबकि अगर आपके एक टेबल में इससे ज़्यादा कॉलम्स हो जाते हैं तब आप इंडेक्सिंग यूज़ करो। तो 10 पे ओरेकल रिकमेंड करता है कि जनाब आप अगर 10 से ज़्यादा आपके कॉलम हो गए हैं तो आप यूज़ करो जनाब इंडेक्सिंग। फिर एक क्वेश्चन था जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ ब्लॉक चेन लाइट क्लाइंट। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है क्योंकि ये बस मैंने फिर अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन इसका थीम ये था कि एक टर्म दी गई थी लाइट क्लाइंट, उसके बारे में पूछा गया था कि लाइट क्लाइंट होता क्या है। ऑप्शन एक ये था, फुल नोड
दैट डाउनलोड्स एंड वेरीफाई एवरी ब्लॉक एंड ट्रांजैक्शन। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में से है। एक ऑप्शन ये था अ लाइट वेट क्लाइंट दैट इंटरेक्ट्स विद द ब्लॉकचेन, कि वो ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट तो करेगा लेकिन डाउनलोड नहीं करेगा, विदाउट डाउनलोडिंग द इंटायर ब्लॉकचेन। तो ये इसका जनाब करेक्ट आंसर था। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन था वाक इन अ ग्राफ इन विच नो एज इज रिपीटेड। तो जनाब ये मैं खैर गलत लगाया, मुझे इसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाया। तो इसका जनाब ट्रेल, मैं इसका सर्कट लगाया, हालांकि सर्कट एक क्लोज्ड ट्रेल होता है जिसमें आप एज रिपीट नहीं हो रहा था। चलो इसका जनाब आंसर था ट्रेल। फिर एक इस तरह था जी, हाउ मैनी बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डू जे के फ्लिप फ्लॉप स्टोर। जे के फ्लिप फ्लॉप एक बाइस्टेबल डिवाइस है, तो ये एक वक्त में सिर्फ एक ही बिट को स्टोर कर सकता है जनाब। हाउ मैनी 4 बिट स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस, कि 0 और 1 से मिला के आपने एक स्ट्रिंग्स बनानी है लेकिन उनमें 4 बिट होने चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड, बनाई जा सकती हैं, शर्त यह है स्ट्रिंग कंटेन एग्जैक्टली 2 zeros एंड 2 ones, कि उसमें सिर्फ 2 ही जीरोज हो और 2 ही 1 हो, ना तो 3 1 हो 1 0 हो, ना 3 0 और 1 1 हो। इस तरह नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 0 और 2 ही 1 हो। इस तरह की कितनी स्ट्रिंग बनाई जा सकती है? तो जनाब इसका ऑप्शन था 6। आप बना के भी देख सकते थे, टोटल 15-16 बननी थी और उसमें से आप देख सकते थे कितनी। मैंने खैर मुझे वो फार्मूला मैं गेट नहीं कर पाया था, इसका क्या फार्मूला है, मैंने बाद में आके देखा, लोगों ने ग्रुप में शेयर किया हुआ था। तो मैंने तो खैर वो 15 के 15 बना लिए थे जनाब क्वेश्चन पेपर पे, और उसमें से मैंने टोटल काउंट कर लिए तो 6 आता था कि 6 हैं ऐसे जिसमें एग्जैक्टली 2 ones और 2 zeros है। फिर एक लिखा गया था जनाब ये लैंग्वेज है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो। मैंने इसको खैर ये लिखा कि लैंग्वेज ऑफ a+b का क्यूब, लेकिन ये इसने कहा जी नहीं, लैंग्वेज इसके साथ नहीं आना, अकेला था एक a+b का क्यूब। ये इसका करेक्ट आंसर था। लेट द अल्फ़ाबेट 0 और 1 है जी, 2 अल्फ़ाबेट उसने दिए गए थे। तो इसमें पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n दैट कैन बी फॉर्म्ड, इससे कितनी स्ट्रिंग टोटल बनाई जा सकती हैं। तो आप इस तरह बना के भी देख सकते थे जनाब, एक 0 है, फिर एक 1 है, 2 हो गई, फिर 0 0 3, 0 1 4, 1 0 5 और 1 1 6। तो जनाब ये हमारे पास बनती थी 2n। इस तरह करके टोटल अपने बनानी थी वो, कि टोटल कितनी बना सकती हैं, कुछ तरह का ऑप्शन था। तो 6 तो खैर इसमें नहीं बनेगी, तो 0 1 0 0 1 1 और कुछ इस तरह का खैर था, लेकिन इसका ऑप्शन यही था 2 और ऑप्शन 1। उस वक्त मैंने बना लिया था, इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है तो अब मैं इसको एग्जैक्टली कोट नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका ऑप्शन ये था जनाब 2n। ये फार्मूला भी है। अच्छा जी, अनदर नेम ऑफ बॉटम अप पार्सिंग। बॉटम अप पार्सिंग का दूसरा नाम जनाब शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी है। मैंने खैर इसका रिकर्सिव एडिशन लगाया तो, लेकिन वो टॉप डाउन का है। बॉटम अप का दूसरा नाम जनाब शिफ्ट रिड्यूस पार्किंग है। शिफ्ट कहते हैं किसी चीज़ को स्टैक में पुश करने को, और रिड्यूस वहाँ से निकाल के उसका अमल काम करने को। तो जनाब इसका आंसर था शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। फिर एक ऑप्शन था बड़ा फेमस था, एम्बिगुअस ग्रामर। इफ अ ग्रामर कैन जनरेट 2 different पार्स ट्री फॉर द सेम स्ट्रिंग इट इज नोन एज एम्बिगुअस। फिर एक प्रोपोजिशन के बारे में पूछा गया जनाब कि प्रोपोजिशन क्या होती है। प्रोपोजिशन एक ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं जो कि या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ना तो उसका सिर्फ ट्रू है ना सिर्फ फॉल्स, इनमें से कोई भी हो सकती है। फिर पूछा गया था जनाब कि इनमें से कौन सा इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी एड्रेस से उसकी वैल्यू को उठा के देता है, और वही हम यूज करते हैं एज अ स्टैटिक। फिर पूछा गया जनाब अ रैम हैज़ अ साइज ऑफ ये, तो आपने बताना था जी कितनी बिट्स यूज होंगी हर एड्रेस के लिए। तो इसका जनाब 4 है, लिखा ही हुआ है। तो टोटल 16 एड्रेसेस हैं और हर एड्रेस में 4 बिट्स हैं। इसको आप वैसे फार्मूला की मदद से भी काउंट कर सकते हो, देख लीजिए इसका फार्मूला भी है। फिर एक और रैम वाला था जनाब कि इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ 8 GB ऑफ रैम हाउ मेनी एड्रेस बिट्स आर नीडेड टू एक्सेस ईच टाइप। तो पहले आप इस 8 को कन्वर्ट कर ले जनाब, 2⁻³ बन जाएगा ये बाइट्स में, और सॉरी 2⁻³ अब आपने GB को कन्वर्ट करना है। GB होता है जी 2⁻30, तो 2⁻³ और साथ है जनाब 2⁻30, तो ये 2⁻33, तो टोटल 33 बिट्स हमें चाहिए थी। 32 बिट्स खैर मैंने इसका लगाया था, लेकिन मैंने भी गलत लगाया। इसको करेक्ट आंसर है 33 बिट्स। विच आर द फॉलोइंग आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जनाब ये जेनेरिक और कस्टमाइज थे। फिर एक पूछा गया था कि जनाब एक फायरवॉल इज इंस्टॉल्ड एट द पॉइंट वेयर द सिक्योर इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क मीट। तो वो कह रहा है कि एक ऐसे पॉइंट पे आपने फायरवॉल को इंस्टॉल किया है जहाँ पे आपका इंटरनल सिक्योर नेटवर्क और जो बाहर वाला है अनसिक्योर नेटवर्क वो दोनों मिल रहे हैं। उस पॉइंट को उसने पूछा था क्या कहते हैं, तो जनाब इस पॉइंट को हम बोलते हैं चोक पॉइंट। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था कि आपको एक IP एड्रेस दिया गया था ये, और शुरू में इसके साथ जनाब था 20, और बाद में इसने कहा गया था कि अगर हम इसके 22 सबनेट्स करते हैं
तब कितनी ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्व कर सकता है। तो पहले 20 था, बाद में 22 हो गया, तो इसका भी फार्मूला है। तो इसको आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है कि आपने 2 बोरो मज़ीद जो है क्या कहते हैं उसको बिट जो है वो बोरो की हैं सबनेट बनाने के लिए, तो 2⁻², तो 4 इसका करेक्ट आंसर था। फिर एक इस तरह से इक्वेशन थी जनाब, क्यूबिक इक्वेशन दी गई थी x³ + ax + 0 और इस तरह करके कुछ ऑप्शन था। तो मुझे ना तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन याद है और ना इसके एग्जैक्ट आंसर याद है, लेकिन ये अगर ये एग्जैक्ट ही था तो ये है कि इनमें इसके तमाम के इक्वल रूट्स हैं। अगर आपको ये एग्जैक्ट याद आता है तो मुझे काइंडली बता दें। फिर एक आसान सा क्वेश्चन था, स्टैक का पूछा गया था। स्टैक हमें पता है कि लीफो स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर पूछा गया था जनाब CPU के 2 पार्ट जो कि ALU एंड CU हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर डेटाबेस इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ डाटा इज स्टोर्ड फिजिकली। तो कुछ इस तरह का ही था कि उसने दो दिए हुए थे कि एक जी लॉजिकल यानी कि कंसेप्चुअल स्कीमा के बारे में पूछा था, और एक कि आपका डाटा जो एक्चुअल स्टोर है फिजिकल में। तो इसको उसने पूछा था कि कौन सा ये इंडिपेंडेंस होगी। तो कंसेप्चुअल इसका एग्जैक्ट आंसर था। तो थोड़ा सा थीम में आपको समझ आ गया होगा जिन्होंने पेपर दिया है कि कंसेप्चुअल के बारे में पूछा गया था। इसका एग्जैक्ट इसकी स्टेटमेंट जो है वो याद नहीं है, लेकिन इसका जवाब यही था, कंसेप्चुअल स्कीमा। फिर एक और इसी तरह क्वेश्चन था, उसका मैं आपको थीम समझा देता हूँ क्योंकि उसकी भी मुझे याद नहीं है। उसमें उसने एक कहा था कि एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, और एक है जी उसकी क्या कहते हैं जो लॉजिक वगैरह है, वो अगर आप लॉजिक में चेंज करते हो तो उसके व्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, जिस तरह का कुछ था। तो इसका जनाब लॉजिकल इंडिपेंडेंस उसको उस हिसाब से करेक्ट आंसर बनता था। मुझे इसकी एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर एक पूछा गया था जनाब कि डाटा अबाउट डाटा को आप क्या बोलते हैं, तो जनाब ये मेटा डाटा है। फिर जनाब पूछा गया था कि इनमें से कौन सी वोलेटाइल स्टोरेज है, तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। रैम भी वोलेटाइल है, कैश भी और रजिस्टर भी। सिर्फ SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है जो कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल वो होती है जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, बिजली की कनेक्टिविटी कट भी हो जाए तो आपका डाटा सेव रहता है। फिर एक क्वेश्चन था जनाब कि 12 मिनट की 1 घंटे के हिसाब से क्या रेशो बनती है। सिंपल आपने डिवाइड कर लेना था, 1:5 बनती है इसकी। फिर एक क्वेश्चन जनाब ये था कि कार्ड है टोटल 1 से 50 तक उनके नंबर दिए गए हैं, उनमें से आपने एक कार्ड उठाना है, कितने % चांसेस हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं होगा। मैं इसको इस हिसाब से कराया कि मल्टीपल ऑफ 6 होगा, तो मैं इसका 4/25 लगाया, तो 21/25 इसका करेक्ट आंसर था। होना कैसे था, अब देखें जी, आपने 1 से लेकर 50 तक टोटल काउंट कर लेने थे कि कितने आपके पास जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 6 हैं। तो 1 से लेकर 50 तक हमारे पास टोटल 8 बनते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 8 मल्टीपल बनते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। टोटल कार्ड है जी 50, तो आपने 8/50 कर देने थे। ये रेशो है कि अगर आप कार्ड उठाओ, प्रोबेबिलिटी है तो 6 आएगा, 6 आने के हम पहले कार्ड काउंट कर रहे हैं। तो इसको मैं मुख्तसर कर लेता हूँ, तो 4/25 बन जाएगा। तो मैंने ये बस इतना ही करके लगा दिया था, बाद में मुझे पता चल गया था कि मैंने गलती कर दी है। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जनाब कि 6 आएगा। आपने वो देखना कि 6 नहीं आएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो आपने इसमें से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना था। तो ये जनाब बनना था 25 - 4/25, तो ये टोटल बन गया 21/25। तो 21/25 आपकी प्रोबेबिलिटी थी कि 6 नहीं आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। देखिए जी, फिर 2 बाइनरी नंबर दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि इनके आपने डेसिमल इक्विवेलेंट बताने हैं। तो बाइनरी नंबर ये थे, तो ये 11 और 15 बनते थे। फिर एक नंबर दिया गया था 1 2 3 4 और पूछा गया था कि इसका ऑक्टल क्या होगा। तो इसका ऑक्टल मेरे हिसाब से तो ये बनता है, मैंने खैर इसका गलत लगाया, तो लोगों ने ग्रुप में 4660 लगाया हुआ है, तो मेरे हिसाब से खैर इसका ऑक्टल ये बनता है, या फिर कोई क्वेश्चन हमें कंप्रीहेंड करने में गलती हुई है। तो अगर एग्जैक्ट किसी को याद है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बता दें। फिर एक क्वेश्चन था जनाब फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो जनाब देखें, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें चाहिए होती है ऐसे रिसोर्सेज के लिए जो नॉन शेयरेबल होते हैं। शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जरूरत है ही नहीं, तो इसमें हमें यह था कि नॉट रिक्वायर्ड, एक ऑप्शन ये था, तो नॉट रिक्वायर्ड था। फिर एक क्वेश्चन था जनाब कि इनमें से कौन सा है जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, किसी भी फील्ड में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज होता है। तो काउंट फंक्शन की बात हो रही थी जनाब, तो काउंट फंक्शन है, एक्सेल में भी आप यूज करते हो, डेटाबेस में भी यूज करते हो। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो आप ट्री का काम नहीं है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी ट्री का है जनाब, फास्टर सर्चिंग भी ट्री प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट डाटा रिप्रेजेंटेशन भी, अनडू रीडू जो है नोटपैड में, ये ट्री प्रोवाइड नहीं करता, ये काम है जनाब स्टैक का। फिर देखिए जनाब एक ऑप्शन था, सॉरी क्वेश्चन था, विच
ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री गिव्स द नोड्स इन असेंडिंग आर्डर, तो ये इन आर्डर में अगर आप किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को ट्रेवर्स करो तो वो आपको असेंडिंग आर्डर में वैल्यूज को देता है। फिर एक क्वेश्चन था जनाब कि डायमंड प्रॉब्लम, डायमंड प्रॉब्लम को समझने के लिए आप देख सकते हैं मेरा ऊपर लेक्चर, तो उसमें पूछा गया था कि डायमंड प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। मैंने सर जनाब लगाया था यूजिंग एलाइज, क्योंकि हम आज तक एलाइज को ही यूज़ करके इससे बचते आ रहे थे, लेकिन जब मैंने आके सर्च किया तो मुझे पता चला कि आप इसको जनाब यूज़ करते हो वर्चुअल कीवर्ड से। तो जिन्होंने वर्चुअल लगाया जी उनका ठीक है, एलाइज लगाया उनका मेरी तरह गलत हो गया। फिर जनाब देखें, इफ़ अ वेरिएबल नीड्स टू हैव अ यूनिक वैल्यू शेयर्ड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, ये भी जनाब स्टैटिक के बारे में पूछा गया था कि अगर आप चाहते हो कि एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कॉमन रहे तो आप क्या करोगे जनाब, उसको स्टैटिक बना दोगे। शायद तीसरी दफ़ा आ गया, एक दफ़ा शायद मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, दो थे खैर ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब सीपीयू किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी कि आईआर में रखता है, तो आईआर इसमें था नहीं, पीसी था, रजिस्टर फाइल तो एक्यूमुलेटर था और एक ऑप्शन था नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन जनाब बनता है नन ऑफ दिस। फिर एक क्वेश्चन जनाब, डाटाबेस दैट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ऐसा डाटाबेस जो रोज एंड कॉलम यानी कि टेबल पर मुश्तमिल होता है उसको हम बोलते हैं जनाब रिलेशनल डाटाबेस। और लास्ट इसका क्वेश्चन जो हमारे हिसाब से बनता है 93, वैसे तो 100 थे, वो ये था कि डिजिटल सिग्नेचर में सेंडर क्या चीज़ सेंड करता है, क्या वो हैश सेंड करता है, क्या वो प्राइवेट की करता है, क्या वो पब्लिक की करता है, या हैश मैसेज और प्राइवेट दोनों करता है। तो जनाब इसका था हैश मैसेज और प्राइवेट की दोनों, ए एंड बी। तो ये 93 क्वेश्चन थे जनाब कल के पेपर से, तो मैंने कोशिश की है इनको, मैं जो बिल्कुल आसान थे इनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी जहाँ तक हो सका मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जैसे वो एक क्यूब वाला, रियल क्यूब वाला था जो जिसकी एग्जैक्ट हमें याद नहीं थी, और एक और भी क्वेश्चन था मुझे उसके ऑप्शन याद है, इम्पल्सिव वाला था, अगर आप लोगों से कोई वो याद है इम्पल्सिव वाला तो वो भी मुझे बता सकते हैं। तो बाकी 5-6 क्वेश्चन हमसे मिस हैं, अगर वो भी किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं उसको अपनी फाइल का हिस्सा बना सकूँ। तो अब बात करते हैं जनाब एक्सपेक्टेड मेरिट की, क्योंकि आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन यही होता है कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। तो एक तो इसमें 1264 बंदे थे अप्लाई करने वाले, फिर कोई इतना कह लें कि कंसेप्चुअल पेपर भी नहीं था। स्कोर हो सकता है इसमें, अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसका 60 से 70 के बीच में स्कोर आ सकता है। तो लेकिन आपको पता है कंप्यूटर साइंस का मेरिट, तो मेरे हिसाब से इसका मेरिट 50 के आसपास रुकेगा, एक आध नंबर इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा मुश्किल है। शुरू में मुझे लग रहा था कि ज़्यादा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने लोगों की फीडबैक सुनी तो मैंने 55 भी बोला था ग्रुप में, लेकिन अब मेरे हिसाब से इसका मेरिट जो है वो 50, 51, 49 इस बीच में रहेगा। तो अल्लाह ताला आप लोग को जिन्होंने ये अटैम्प्ट किया है उसमें कामयाबी करें। और प्रिजन डिपार्टमेंट के अगले वीक भी 2 पेपर आ रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपर और असिस्टेंट डायरेक्टर इन डेटाबेस। अगर चाहे वो मेरे पेपर हैं तो शायद वो मैं पेपर ना दूँ, बस कि मोस्ट प्रोबेबली वो पेपर नहीं दूंगा। अगर आप में से कोई लोग वो पेपर देते हैं तो काइंडली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उस क्वेश्चंस को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको सॉल्व करके आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकें। तो ये था जी कल का यानी कि 15 नवंबर का पेपर। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।